जुडिशरी थी, उस वक्त के जो जज थे वो भी इस अमल का हिस्सा बनेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इस तरह का नेक्सस था, इस तरह का गठजोड़ था जो सिसिलियन माफिया की, जो कहते तो वो कि कोई जस्टिस साहब किसी और के लिए थे या ये खान साहब भी कहते थे, लेकिन असल तो ये माफिया था जिसमें गवर्नमेंट और जाहिर है जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो मजबूत इदारा, और फिर अदलिया, कि वो जिसका चाहते थे, जिस तरह कहते थे उस तरह के फैसले आते थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदलिया का भी बड़ा अमल दखल रहा। और आपने देखा अभी भी क्या हुआ, अभी ये जो 9 मई का केस है वो बिल्कुल ओपन केस है, जिसमें क्लिप्स मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप देखें क्योंकि पीटीआई के हमारे दोस्त जो हैं वो झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखते, तवातर से झूठ बोलते रहते हैं और इतनी ढिठाई से सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि वो सच का गुमान होने लगे। वो क्यों इन चीज़ों को जुटलाते थे कि जी 9 मई में तो हम हैं नहीं, ये इन्होंने खुद किया है। बल्कि आप देखें कि 9 मई को जहाँ जहाँ भी एहतजाज हुआ पीटीआई की तरफ से, वो अस्करी इदारों से रिलेटेड जगहों पे ही हुआ, और उसकी इंतहा जाके हुई कि जो हमारे शहदा की यादगारें थीं उनको भी आपने देखा कि किस तरह नुकसान पहुंचाया गया। तो ये वो सोच है जो थी और जिसके अज़ाइम बहुत ज़्यादा थे। वो तो पता नहीं आगे की सोच के बैठे हुए थे, 2023 से 29 से फिर आगे जाके कोई 35-40 के, और फिर उनके अज़ाइम क्या थे। ये इस पे अभी चीज़ें जो सामने आ रही हैं बड़ी खौफनाक इस तरह के इंकिशाफात हो रहे हैं कि ये क्या आगे चाहते थे कि जहाँ पे अदलिया भी किसी को कोई रिलीफ ना दे, जहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट की जो एक ताकतवर पोजीशन होती है उसको इस्तेमाल किया गया, और फिर गवर्नमेंट तो थी ही अपने उस पर। तो आपने ये भी देखा होगा कि ये क्यों कहते रहे, मैं 9 मई का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अमूमन कहते हैं जी जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त इनको बहुत सारे बड़ी माजरत के साथ जो उस वक्त वहाँ बैठे थे फैसला करने वाले अदलिया में, वो वही थे जो इनकी मर्जी के फैसले करते थे। तो इसी वजह, हालांकि वो क्लिप्स हैं, हर चीज़ मौजूद है जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि वो क्या उसका रिजल्ट निकल रहा था। तो अब वो फैसले भी होंगे और सबको जो, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि उस सोच को, उन जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए 9 मई की भी, कि जिन्होंने लोगों को इस तरफ धकेला। क्योंकि मॉब मेंटलिटी आपके इल्म में है, हल्ला शेरी, और उसमें बहुत सारे मासूम बच्चे, ख़वातीन, ये वो उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन जो उसके मंसूबा साज हैं, जो उनको वहाँ पे भेजते हैं, उनको तो सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए। बाकी सेरेमोनियल सज़ा हो जो बेचारे मासूम शहरी उनके उसमें आ गए बहकावे में। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम आगे सबसे बड़ी जो हिमायत की वो पीपल्स पार्टी ने की, जी। और कहा जा रहा है कि ये 18वीं तरमीम है उसको खत्म करने की ख्वाहिश है। अब 28वीं तरमीम भी आ रही है, उसमें क्या है कि पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट करेगी? जी देख, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे चेयरमैन को ये क्रेडिट जाता है। 26वीं तरमीम जो हुई उसमें सबको ऑन बोर्ड लाने का, तो जो पहले का मसवदा था जिसमें पता नहीं क्या कुछ था, उसको उन्होंने ख़त्म कराया और उस तरह की तरामीम पास कराई जिस पे सब मुत्तफिक थे। आप प्लीज़ जहन में रखें, याद करें, वो क्लिप जो मीडिया की क्लिप है वो आपके पास अब भी मौजूद होंगे कि जब 26वीं तरमीम पास होने को जा रही थी तो मौलाना साहब के घर के बाहर ये प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें पीटीआई के दोस्त भी थे, मौलाना साहब भी थे, जिसमें पीटीआई के दोस्तों ने भी कहा कि अब हमें इस तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं, तरीक़ेकार पर एतराज़ है, इसलिए हम उसका हिस्सा नहीं बन रहे। फिर आ गई जी 27वीं तरमीम, वो क्रेडिट भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है। 27वीं तरमीम में जो अदालतें बनी, पहले अदालतों में मसावी नुमाइंदगी सूबों को नहीं होती थी। इस तरमीम में ये मसावी सबको वहाँ पे एक जैसी नुमाइंदगी मिली जिस तरह सेनेट में है। पहले अदालतों में एक वन साइडेड फैसलों की तवक्को की जाती थी और ये
कहने में कोई हर्ज नहीं कि आपने देखा जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और फैसले जिस तरह आए हैं, और सबसे बड़े विक्टिम पीपल्स पार्टी है अदलिया के फैसलों की। हमारे बानी को जुडिशल मर्डर उनका किया गया, जो बाद में खुद अदलिया ने माना। हमारे और भी बीबी की हुकूमतें हटा दी जाती थी, कभी उनको बहाल नहीं किया गया। हमारे एक वज़ीर आज़म गिलानी साहब को बगैर किसी उसके उन्होंने ओहदे से हटा दिया गया, हालांकि उस वक्त के भी प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल थी और उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कोई लेटर नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन एक जवाज़ घड़ के उनको घर भेजा गया। आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 12-14 साल केस जेलों में रहे, कोई नहीं मिलता था रिलीफ। इसी तरह और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन यह और जो अब 28वीं तरमीम की बात जो की जा रही है, आपने 18वीं तरमीम की बात की और NFC अवार्ड की बात की, फिर इसके साथ साथ वो नया एक शोशा छोड़ दिया जाता है सूबों का, जी 12 सूबे हैं, ये हैं। तो मैं एक चीज़ आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरी क़यादत, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कभी भी किसी ऐसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना पास होने देंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो और हमारे सूबे सिंध के ख़िलाफ़ हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी आए, NFC में मज़ीद बेहतरी आए। ये देखें NFC कब हुआ है? 2010 में। उसके बाद जितनी हुकूमतें रही हैं उन्होंने NFC का प्रॉपर अवार्ड पास नहीं किया। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, और वो 2010 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ। 18वीं तरमीम पर भी अभी प्रॉपर अमल ही नहीं हुआ। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हम कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो सिंध के लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ हो। देखें, पाकिस्तान हमें सबसे ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर डिफेंस के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम अपना पेट काट कर भी वो सपोर्ट कर सकते हैं मुल्क के लिए। लेकिन NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम या सूबों की बात पर, सिंध की तकसीम की बात पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। और ये एक सीधा साधा स्टांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसमें शाह साहब एक एडिशन ये भी किया जा रहा है कि अगर सूबे नहीं बनाए जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के काम को दूसरी तरह से पकड़ने की बात। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इधर उधर की बातें करके, जैसे अभी वो बड़ा चल रहा है कि जी बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार किया जाए, 140A को अमल किया जाए, तो इस वक्त अगर पूरे मुल्क में कहीं भी कोई बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार है तो वो सूबा सिंध में। अब ये हमारे दोस्त जो हैं, वो असल इशू क्या है, जब सिंध की तकसीम की बात करते हैं, 140A की बात करते हैं, बल्दियाती इख्तियारात की बात करते हैं, तो ये इनका एक पॉलिटिकल स्टांस है। ये ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए, एक चीज़ करने के लिए सियासी तौर पर ये एक बात बोलते हैं। हम इनकी बातों को सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि इसमें कोई दम खम नहीं है। यहाँ पे NFC के बाद PFC बना हुआ है। PFC 2023 में जुलाई में जब मैं मिनिस्टर था लोकल गवर्नमेंट का, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे PFC बनाया, उसकी मीटिंग्स भी हुई। अब भी हमारी मीटिंग जो है वो होने वाली है और उस पर काफ़ी हद तक अमल होता है। मिसाल के तौर पर जो आपने बात की, हमारे दोस्त जाके नेशनल असम्बली में बात करते हैं, मैं MQ की बात करता हूँ पाकिस्तान की, कि जी बल्दियाती इस तरह के निज़ाम होना चाहिए और आप वहाँ पे इसमें तरमीम करें जिसकी वो बात करें। तो जाहिर है अगर वफाक में कोई तरमीम होगी तो चारों सूबों के लिए होगी। तो अभी हालिया दिनों में वहाँ पे गवर्नमेंट फेडरल में किन की है? PMLN की। पंजाब में गवर्नमेंट PMLN की है। जो अभी पंजाब में हालिया उन्होंने बल्दियाती निज़ाम पास किया है, अगर हमारे दोस्त वो चाहते हैं तो हम सिंध में भी वो लागू कर देते हैं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा बाइख्तियार निज़ाम जो है वो सिंध में है और उसको हम मज़ीद इख्तियारात देने की मैं कल मीटिंग करके आया हूँ, और जिसमें हमने फिर इन तमाम स्टेक होल्डर्स को खतूत लिखे हैं कि आप अपनी तजावीज़ भेजें, हम इसको दोबारा और मज़ीद बेहतर, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश रहती है
اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں. دوسرا وہ جو سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہیں 140A کا جواز بنا کے, آپ صحافیوں میں کچھ نے LLB بھی کیا ہوا ہے, وہ آج دوسرا گوگل پہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں, آپ اس میں جا کے چیک کریں کہ وہ کیا ہے. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہر صوبہ اپنے طور پر یہ نظام بنائے گا. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وفاق, وہ ٹائم تھا, وہ سب کو وہ ٹائم یاد آ رہا ہے جب نہ صوبائی اسمبلی تھیں نہ قومی اسمبلیاں تھیں. مشرف صاحب کے زمانے میں جب ڈائریکٹ وہاں سے وفاق سے ایک نظام بنا کے لاگو کیا گیا تھا, جس کو پھر انہی دنوں میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو خود مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اب اس کی اتنی زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے, اور ظاہر ہے اب جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اب ان کا اس میں عمل دخل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب جمہوری قوتوں کو سائڈ پہ رکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. اور دوسری بات, وہ کیا ایک مثال ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوان, بھائی MQM نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا بلدیاتی نظام کا, وہ ان کو بین تھوڑی تھا, وہ خود جب اس میں ہے ہی نہیں تو وہ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں. اور جس وقت انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ کیوں کیا تھا. تو یہ چیزیں صرف ایک, جیسے میں نے کہا, ایک پولیٹیکل سٹانس, ایک چیز, ایک وہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب حکومت 2011 کھاں وٹھی 2025 تائیں 5 لکھ जेके لیپ ٹاپ شاگردن ضعیف شاگردن صاحب ان کے जेके تو تقسیم ॾिना आहिनि. रीडल दौरान हाई कोर्ट में पिटीशन आई आहे. सिंध हुकूमत वटि अहिड़ी का बि पॉलिसी न आहे. सेक्रेटरीअ लिखत में ॾिनो आहे त जेके ज़हीन जीअं कमु कनि था, जदीद तालीम आहे शागिर्दनि खे, गरीब शागिर्द ज़हीन इंक्लूड साहब, دیکھو صاف ہیں جو بندوبست ما کرے سکتے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری اسکیمیں انڈیویڈولی یہاں پہ ہوتی ہیں. آپ کے سکھر میں آپ نے دیکھا کہ میرٹ پہ ہم نے یہاں پہ لیپ ٹاپ دیے تھے, آپ اس تقریب میں بھی تھے, IBA میں, دیگر جگہوں پہ, اور اس طرح ہر جگہ پہ یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے. اور اچھی بات ہے. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ اگر کوئی اچھی بات کر رہی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں. لیکن آپ ہمیں صرف بات کیا ہوتا ہے جو تھوڑا سا چیزیں جو متنازع ہو جاتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کی جاتی. اور جب کہیں سے یہ بات آ جائے کہ جی پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو وہی کام ہم بہت عرصے سے کر چکے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں تھوڑا سا پاتا ہے, پھر جواب شروع ہو جاتے ہیں. ادروائز ہر کوئی اپنا کام کرے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ذہن میں سر ایک بات آ رہی ہے بار بار جی کہ 26ویں ترمیم ہو, 27ویں ہو یا 28ویں ہو, عام آدمی کو اس سے کیا ریلیف ملے گا؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں عام آدمی کو ریلیف کیا, دیکھیں جو ویسے یہ بلیم بازی اچھی نہیں ہوتی کہ بلیم کر دیا جائے پرانی حکومتوں کو, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو طریقہ کار خان صاحب کی گورنمنٹ میں رکھا گیا اور جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں تنہا ہو گئے تھے, اور پھر انہوں نے جو بیان دے دیے تھے کہ خودکشی کر لوں گا, کشکول نہیں اٹھاؤں گا, اور پھر جب بہت بری طرح پھنسے اپنی پالیسیز کی وجہ سے جس میں کٹے کٹیاں بکریاں پتہ نہیں کیا کیا اور بارشیں ڈالروں کی, وہ کہاں گئیں. پھر IMF کے پاس گئے تو IMF نے سخت شرائط اس دفعہ عائد کی. پہلے بھی 22-23 پروگرام ہو چکے تھے پاکستان میں, اس طرح کی شرائط نہیں تھی. اور پھر جب دیکھا کہ ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوری طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب میرا رہنا وہ ہے نہیں رہ سکتا, تو انہوں نے بریچ کیا اس IMF کے ایگریمنٹ کو, اور اس کی وجہ سے مزید شرائط آئیں اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تھے. پلیز آپ سب لوگ ذہین بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, پوری دنیا میں تنہا ہو گئے تھے ہم, کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا تھا جو پہلے, کیونکہ ان کی اس روش کی وجہ سے جو خان صاحب اور ان کے طرف سے جو سلسلہ آیا, ہمیں دنیا نے تنہا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد اس جو PDM کی گورنمنٹ بنی, انہوں نے بہت پھر ان کو ظاہر ہے سخت فیصلے بھی کرنے پڑے,
اور پھر انہوں نے جس طرف چلے ہیں تو آپ دیکھیں اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پوری دنیا کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. وہ جو ہمارے دوست ممالک تھے انہوں نے دوبارہ سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اس کا افیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہوگا. جب روزگار یہاں پہ بڑھ رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کا فائدہ عام لوگوں کو ہی ہوگا اور بہتری ضرور آئے گی اور اچھے کی امید رکھیں. بھارت اربوں روپے کی ریکوری کی ہے. آپ کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے سندھ کو سخت کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہو جمال ٹرین کا بھی انیشیٹو لیا جا رہا ہے. پاکستان ریلویز کی جانب سے روڑی کا منصوبہ ریلوے اسٹیشن کا منصوبہ اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے بھی آپ کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں نظر آ رہی ہیں. پہلے وہ دسمبر میں وہ ہونا تھا ٹینڈر ہونا تھا پھر وہ پوسٹ پون ہو گیا پھر وہ جنوری میں بتایا جا رہا ہے. کیا وفاقی حکومت اس پہ سنجیدہ ہے روڑی اسٹیشن کو اپلفٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں اس میں وفاقی حکومت اور خاص طور پر جو ریلوے کے منسٹر ہیں حنیف عباسی صاحب ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ریلوے کے اس میں بڑی بہتری آئی ہے. انہوں نے لاہور کے بعد کراچی کا اسٹیشن بہت بہتر بنایا. ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے حامی بھری اور اب 50% کی فنڈز وہ دے رہے ہیں 50% سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے روڑی ایک جنکشن ہے اور اس کو اپ لفٹ کیا جائے گا. اور پھر ہو جمالو ٹرین بھی جو ہمارے آپ نے دیکھیں پلوں پہ بڑا رش رہتا ہے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں تو وہ بھی شروع ہو رہی ہے. تو میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گا وہ کام ہو رہا ہے ان کی طرف سے فل سپورٹ ہے اور ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ٹیکنیکلی طور پر ایشو ضرور ہے وہ حل ہو جائیں گے. بتایا گیا ہے کہ انہوں نے 1140 ارب روپے کی ریکوری کی ہے جو امریکی ڈالرز میں کافی زیادہ بنتی ہے. تو پاکستان کے پاس